जैसे सपोज कीजिए ये हमारा मेटल का एक बॉटल है और इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट से ऐसे ऐसे मारा तो इट प्रोड्यूसेस साउंड। जो सब्सटेंसेस साउंड को प्रोड्यूस करता है वह प्रॉपर्टी किसका होता है? मैटर का, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। ठीक है। दूसरा, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल हो गए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो गए। यह इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा और हीट को भी कंडक्ट करेगा। बट एक मरकरी ऐसा मेटल है जो हीट को कंडक्ट नहीं करता है। आप हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के अलावा जितने भी मेटल है वह सभी क्या करेंगे? हीट को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद है मिलाएबल। मिलाएबल जो दिया है उसका मतलब होता है डक्टिलिटी। मिलाएबल हम बताए थे। मिलाएबल मीन्स दैट कोई भी सब्सटेंसेस को ड्रॉन किया जाता है सीट में, उसी को क्या कहा जाता है? मिलाएबल। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो मेटल को बीट कर करके थकुच तो थकुच के दूसरा क्या आवाज आ कर। रहा है कोई? हेलो, तो दूसरा आवाज आ रहा है। ज्योति सिंह आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, मैं ये बताया अभी एक मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जो क्या हो, उसको पीट पीट के एक सीट में कन्वर्ट कर लिया जाए। सीट में कन्वर्ट कर लिया जाए उसी को मिलाएबल कहा जाता है। ठीक है। एक ऐसा मैटर का प्रॉपर्टी जिसको सीट में कन्वर्ट कर दिया जाए बीट करके थकुच के, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मिलाएबल। ठीक है। अब आता है दूसरा प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल को जो थीन सीट को हम कन्वर्ट कर देते हैं इस वायर में, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। सपोज कीजिए ये अगर हमारा मेटल का बॉटल है, इसको बाद में थकुच थकुच के पीट के एक वायर में कन्वर्ट कर लिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है। इन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट कैल्शियम एंड गैलियम। जितने भी मेटल हैं उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, दो मेटल को छोड़कर, पहला कैल्शियम दूसरा गैलियम। एक्सेप्ट कैल्शियम एंड गैलियम अदर मेटल हैविंग हाई टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा कि जितने भी मेटल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सिर्फ दो नॉन मेटल को छोड़ के सभी के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट अवेलेबल है। कौन सा दो मेटल के पास कम बॉइलिंग पॉइंट और कम मेल्टिंग पॉइंट है? वह है कैल्शियम दूसरा गैलियम। कैल्शियम एंड गैलियम दो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, and other all matter having high melting point and boiling point। ठीक है। यस। अब आता है डेंस। डेंस मीन्स दैट घना। डेंस मीन्स दैट घना। डेंस मीन्स दैट क्या होता है? घना होता है। सभी मेटल डेंस होंगे सिर्फ अल्कली मेटल को छोड़ के। अल्कली मेटल को छोड़ के जितने भी मेटल हैं वो क्या है? डेंस है। याद रखिएगा क्या है?
dense Dense except है, alkali metal. सिर्फ अल्कली मेटल को छोड़ के उसके बाद जितने भी मेटल हो गए हमारे इन्वायरमेंट में वह डेंस मेटल है। ठीक है, कोनो दिक्कत? याद रखिएगा, सिर्फ अल्कली मेटल को छोड़ के, अल्कली मेटल मैंने 6 बताया था, कैल्शियम, गैलियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब मैंने बताया था अल्कली मेटल है। वही अल्कली मेटल को छोड़ के जितने भी मेटल बच जाते हैं वो सभी कौन सा मेटल है? डेंस मेटल है। ठीक है, सर गैलियम नहीं बताए? वही गैलियम बताए। उसके बाद है लस्टर। लस्टर मीन्स दैट शाइनिंग अपीयरेंस, लस्टर मीन्स दैट शाइनिंग अपीयरेंस। जितने भी मेटल हो गए उनके पास कुछ ना कुछ शाइनिंग मेटल हो। जैसे ये हमारा बॉटल हो गया, और बॉटल भी मेरा एक एग्जांपल है मेटल का। और देखिए मेरा बॉटल चमक रहा है, इस पे जब लाइट पड़ रही है तो ये शाइनिंग हो रहा है। ठीक है, शाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसके पास कुछ ना कुछ चमक है। सभी मेटल के पास कुछ ना कुछ अपना चमक होते हैं, उसी को लस्टर कहा जाता है। ठीक है, यस सर. अब है सिल्वर। सिल्वर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। सिल्वर जो है वह कलर में ग्रे होता है, सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। याद रखिएगा, सिल्वर का जो कलर होता है वह ग्रे होता है, और गोल्ड और कॉपर का कलर कुछ अलग होता है। ठीक है, और ग्रे जो कलर होने के कारण उसका शाइनिंग हल्का कम होती है। तो इसीलिए यहाँ याद रखना पड़ेगा, सिल्वर के पास कलर ग्रे होता है एक्सेप्ट गोल्ड और कॉपर को छोड़ के। ठीक है, अब आता है नन मेटल। नन मेटल वैसे सब्सटेंसेस को कहा जाएगा जो मेटल के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता हो। दो सब्सटेंसेस which do not follow the property of metal, that substances is called non-metal. Example, carbon, boron. Example, carbon, boron. Carbon and boron are two gaseous substances which do not follow the property of metal. That's why it is included in non-metal group. इसी के कारण क्या होता है, इस दोनों एलिमेंट्स को नॉन मेटल के ग्रुप में ऐड किया गया है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, मेटल, मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल वैसे सब्सटेंसेस को बोलेंगे जो मेटल के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता हो, वैसे सब्सटेंसेस को हम नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो मैं लिखा हूं वो दिख रही है? यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको क्या होगा, सबसे पहला एटॉमिक नंबर जानना होगा। एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपको जानना होगा। तो आप अच्छी तरह से, मैंने आपको बताया था जितने भी मैटर है, मैटर का जो लास्ट प्रॉपर्टी हो गया वह क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर. मैटर का लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? व्हाट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? चार्ज. चार्ज. दैट Yes, इज sir, कॉल्ड charge. चार्ज। ठीक है, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर।
मीन्स दैट चार्ज को कहा गया है इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंस्ट्रिंसिक मीन्स दैट लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, जो हमारा मैटर हो गया उसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, अब चार्ज में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड प्रोटॉन। जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल चार्जेज हो, ना वह निगेटिव हो और ना वह पॉजिटिव हो, उसी को क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स दैट निगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपको सपोज कीजिए एक एलिमेंट्स दे दिया सोडियम और बोलेगा इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो बताइए। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको जानने के लिए सबसे पहले इसका आपको एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको कहा था 1 से 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद करके लाने के लिए। ठीक है, किसने किसने याद किया है वो बताइए। याद किए थे सर। याद किए थे। चलिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? यानी 11। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर हमको तो पता है, लेकिन इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमको पता नहीं। उसके लिए क्या कीजिएगा आप, इसको ऑर्बिटिकल मेथड कहा जाता है। ऑर्बिटिकल मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा और सीनियर सेक्शन में दूसरा मेथड पढ़िएगा। तो ऑर्बिटिकल मेथड लीजिए, मैं एक ऑर्बिट यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसके अंदर में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होंगे और फ्री स्टेट में सिर्फ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, फ्री स्टेट में हमेशा क्या होगा? हेलो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन, मैटर में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ठीक है, और ऐसा नहीं सर। कि सभी मैटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कुछ भी मैटर में जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। याद रखिएगा, जितने भी हमारा कंडक्टर हो गए वो सभी में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जिसके कारण क्या होता है? वह सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते तो वह क्या होता? वह क्या होता? चार्ज बताइए। को फ्लो नहीं करता। चार्ज को फ्लो सर। नहीं करता। ठीक है, अब देखिए। सर हाँ, सर हमेशा ऑर्बिट पे ही रहेगा सर। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट पे ही रहेगा। हाँ, और सिर्फ सेंटर पार्ट में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, सर एक मिनट सर। हाँ बोलिए। सर दूसरा कैमरा ऑन कीजिए ना, वो कैमरा ऑफ करके। सर आवाज इस कैमरा से आ रहा है और लिख रहे हैं उस पे। तो वो कैमरा ऑफ करके ये वाला ऑन कीजिए। सचिन जी अब आ रही है। यस सर।
यस सर, आप ठीक अभी है आ रहा सर। था, अभी आ रहा। अब आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, सॉरी ऑफ कर लीजिए। अविनाश प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। चलिए, यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है, इसी से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यह सिचुएटेड होती है सेंटर पार्ट में। याद रखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन situated in the center part of the atom of matter, ठीक है। उसके बाद ओनली इलेक्ट्रॉन जो है यह फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं। बाकी के बाद जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया वह क्या रहेगा, सेंटर पार्ट में स्टेबल रहेगा। आप अच्छी तरह से जानते हो जितने भी इलेक्ट्रॉन हो गए वह सभी क्या सोचेंगे, हम स्टेबल हो जाए। जैसे मेरा ही एग्जांपल, मैं क्या सोचूंगा कि मैं अपने फ्यूचर में स्टेबल हो जाए, मेरी शादी हो, पैसा हो, इनकम हो, हम भी अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। सभी कोई अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहता है, स्टेबल होना। तो वह इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर उसका नंबर इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर रहता है तो वह स्टेबल हो सकता है, अगर नहीं रहता है तो वह स्टेबल नहीं होगा। तो सिंपली में आपको जानना होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वह सभी स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एटॉमिक नंबर 11 दिया है, अब इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है। उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, ये फाइंड करने के लिए कि इस ऑर्बिट का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है 2n², ठीक है। ये 2n² जो है ये इच ऑर्बिट का वैल्यू बताता है कि एक ऑर्बिट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पुट किए जाएंगे। तो देखिए, पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो पहला ऑर्बिट का 2n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, n मींस दैट नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट है तो कितना ऑर्बिट है, 1 ऑर्बिट है, तो 2 into 1 का होल स्क्वायर। तो 2 into 1 is equal to 2 मीन्स दैट फर्स्ट ऑर्बिट पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, 2। याद रखिएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप जितने भी ऑर्बिट इसमें आपको दिख रही है उसको आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। दूसरा देखिए ऑर्बिट 2 into 2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो दूसरा ऑर्बिट पे कितना अवेलेबल रहेंगे, 8। फिर तीसरा देखिए 2 का n का होल स्क्वायर, 2 into 3 का होल स्क्वायर मीन्स दैट 18। तीसरा ऑर्बिट पे कितना अवेलेबल रहेंगे, 18 रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना होगा फर्स्ट ऑर्बिट पे 2n² फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे फाइंड कर लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे कितना प्रेजेंट होंगे, वो फाइंड कर लिया मैंने। तो 2 पहला ऑर्बिट को पुट किया तो 2 into का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 into 1 इक्वल टू 2 मीन्स दैट पहला ऑर्बिट जो है 1 into 2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएगा। पहला ऑर्बिट पर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन
एग्जिस्ट कर पाएंगे। दूसरा ऑर्बिट पर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएंगे। तीसरा ऑर्बिट पर ओनली 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11। लीजिए ये ड्रॉ स्ट्रक्चर किए सर्कुलर, इसे यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दिए। पहला ऑर्बिट हमारा ये हो गया। पहला ऑर्बिट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए। अब 11 में से 2 चला गया, कितना बचा? 9 बचा। अब इस ऑर्बिट पर कितना? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेकेंड ऑर्बिट पे भी कितना आ गया? 8 आ गया। और 8 to 10 हो गया। इसमें कितना बच गया? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 9 में से 8 घटा दिए तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पुट कर देंगे। मीन्स दैट सोडियम हैव ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था कि बताइए इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप लोगों ने नहीं बताया था। इसी को इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। अगर सपोज कीजिए या ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 1 ही रुपया है और सोचेंगे 5 लाख रुपया मेरे पास आ जाए, क्या हो पाएगा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होना चाह रहा है और कम नंबर इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, या पैसा लेके भी क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 रुपया इसके पास है और इसको 10 रुपया की जरूरत है। 9 रुपया इसको लाना पड़ेगा, जो इसके लिए इम्पॉसिबल है। तो यह क्या करेगा? इसी स्टेट में एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सर जो सेकेंड ऑर्बिट हुआ कंप्लीट हो गया सर, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में सर। सेकेंड ऑर्बिट में क्या? सर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, 8 मैक्सिमम है, तो उसका कंप्लीट हो गया सर। यस सर। हाँ सर फर्स्ट का और सेकंड का फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा? फर्स्ट पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पुट किया है, तो 11 में से 2 गया तो कितना बचा? 9 बचा। सेकेंड ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 में से 8 चला गया तो कितना बचा? 1। और 1 इसमें मैक्सिमम नंबर कितना इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं? 18। लेकिन ओनली यहाँ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेगा? यह इसी में एग्जिस्ट कर पा जाएगा और यह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर इसके पास स्टेबल होने की कैपेबिलिटी रहती तो यह पैसा लेके भी अगल बगल से पैसा ले लेता और यह स्टेबल हो सकता था। लेकिन इसके पास इतना कम इलेक्ट्रॉन है ताकि यह पैसा लेके भी यह एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो यही जो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन बच गया है, दिस इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर लास्ट वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? यस, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। सर उसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हुआ है सर। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? ऑक्टेट जब तक इलेक्ट्रॉन खुद एग्जिस्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद कंप्लीट नहीं करेगा तो कैसे? जैसे नियॉन ले लेते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। यस सर। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10।
तो ले लिए सपोज कीजिए 10, इसमें मैक्सिमम कितना 2 दे दिए, इसमें कितना 8। पुर गया 8। अब तो ये इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यस सर। तो यही सर, है, इसका ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। हाँ, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह क्या हो गया, अपने लाइफ में स्टेबल हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसीलिए यह क्या हुआ, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सका और यह स्टेबल नहीं हो पाया। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों दिक्कत? नो सर। Come to the point. आइए, सभी को समझ में आया? यस सर। किन्हीं को कौनो डाउट? नो सर। इतना ज्योति तो ग्रुप पे छोड़ दी। ज्योति आपको समझ में आया? ज्योति कुमारी पांडे, आपको समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात। मेघा आ गया? अर्नब, यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। चलिए, 1 से 30 तक का बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करके आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो ग्रुप में नहीं भी डालिएगा तो हमको कल क्लास होगी, उसमें आप हमको शो कर दीजिएगा, ठीक है? सर पूरा 30 तक? 30 तक, 1 से 30, 30, 30। सर आज का क्लास हो गया ना?